This is an ABP Life podcast. रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते हैं और मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों? तो इस टेढ़े मेढ़े सवाल का सिंपल सा जवाब आज जानेंगे FYI में, जहां मेरे साथ हैं लीडिंग एनर्जी एक्सपर्ट, कह लीजिए लीडिंग पेट्रोलियम एक्सपर्ट मिस्टर नरेंद्र तनेजा, और मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के ABP लाइव पॉडकास्ट पर आज का FYI, जहां हम आज बहुत से सवालों के जवाब जानने वाले हैं कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल के दाम कैलकुलेट कैसे होते हैं, ये प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स एक पेट्रोल डीजल प्राइस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, और आखिर ये सुबह के 6 बजे ही रोज पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नए आते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानना शुरू करते हैं एक्सपर्ट मिस्टर नरेंद्र तनेजा से। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, इससे पहले कि मैं इस सवाल पर बढ़ूं, मैं चाहूंगी, मैं कुछ टर्म्स को पढ़ रही थी और एक आम आदमी क्योंकि इन टर्म्स को नहीं समझ पाता, तो अगर आप पहले इन टर्म्स को बताएं कि ये जो APM है, जो पहले फॉलो किया जाता था एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, और अब जो फॉलो किया जाता है डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग, ये है क्या? कि पहले APM जो है वो काफी सालों, क्या दशकों तक चला। वो उसमें जो सरकार तय करती थी कि कीमत क्या होगी, सरकार सारे पहलू को देखती थी कि किस भाव कच्चा तेल खरीदा जाता है, रिफाइनिंग की कॉस्ट क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, कितना किनको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो कंपनियां हों या जो आउटलेट्स होती है जहां पे हम जाकर के पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। और उसके बाद सरकार फिर अपना जो उनका सरकार की उसकी क्या आय होती है, कितना टैक्स है, वो सबको देख करके ये तय किया करती थी। कुल मिलाकर के वो एडमिनिस्ट्रेड होता था तो सरकार के द्वारा, इसीलिए उसको APM कहा जाता है, जो दशकों तक चला। उसके बाद जो है इसको डायनेमिक लाया गया, अर्थात ये था कि पहले जो है वो पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया गया, ये तय किया गया बाजार कीमत को तय करेगा। और उसके ये जब UPA 2 की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो एक कैबिनेट का फैसला था कि प्राइस पेट्रोल डीजल दोनों को बाजार के हवाले कर दिया जाए, अर्थात APM को डिसमेंटल कर दिया जाए और उसके स्थान पे जो बाजार है वो तय करेगा कि कीमत क्या होगी। तो उसके बाद से ये आ गया। पहले जो कैबिनेट का जब फैसला हुआ तो तुरंत जो है वो पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया गया। और जब 2014 में NDA की सरकार आई तो उसने 2014 में जुलाई या अगस्त के आसपास उन्होंने डीजल को भी ये बाजार के हवाले कर दिया, क्योंकि कैबिनेट फैसला पहले हो चुका था, तो सिर्फ उसको बस एक निर्देश देने की आवश्यकता थी और उसको बाजार के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक पेट्रोल डीजल प्राइस को इफेक्ट करते हैं? जो देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि कच्चा तेल जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या है। जो तेल है उसकी बेंचमार्किंग जो है वो ग्लोबली होती है। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये हुआ कि पूरी दुनिया में क्या की एक ही कीमत उसकी होती है, कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, चूंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 86% तेल आयात करते हैं, अर्थात तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है, ये सबसे बड़ा एक पहलू होता है जिसको देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है। तो सरकार ने एक फार्मूला बनाया हुआ है, उसके फार्मूला जो है ये पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना तय होती है। और उस फार्मूला के अंतर्गत सबसे पहला आइटम ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत क्या है या डीजल की कीमत क्या है, कच्चे तेल की नहीं, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि इसकी भी जो बेंचमार्किंग है ग्लोबल मार्केट में होती है, ग्लोबली होती है, तो पेट्रोल की कीमत कितनी है, डीजल की कीमत कितनी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कितनी है वो जिस पे कि भारतीय कंपनियां खरीदती हैं। और उसके बाद फिर जो आता है कि उनको जहां से भी सरकारी ये कंपनियां या प्राइवेट खरीदती हैं उनको लाने का भाड़ा कितना होता है, समुद्री जहाज से उनको लाया जाता है टैंकर्स के माध्यम से। वो टैंकर जो है कई आकार के होते हैं, किसी को VLCC बोलते हैं, किसी को ULCC मतलब अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर बोलते हैं, किसी को वेरी लार्ज क्रूड कैरियर बोलते हैं, किसी को एफ्रामैक्स बोलते हैं। इस तरह तरह के साइज के हिसाब से होता है, तो उसके माध्यम से भारत लाया जाता है। तो हमारे पास देश में, पूरे देश में कई रिफाइनरीज हैं, वो रिफाइनरीज के अंदर उनको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करते समय पेट्रोल को सबसे पहले अलग किया जाता है, उसके बाद एक फार्मूले के तहत डीजल बनाया जाता है
और उसके बाद अन्य जो चीजें होती हैं, टरबाइन फ्यूल जैसे हवाई जहाज चलता है, और एलपीजी जो घरों में घरेलू गैस के रूप में आती है, या मिट्टी का तेल, इस तरह की जितनी भी प्रोडक्शन को कहा जाता है उसको बनाया जाता है। और वहां से फिर वो जो है रेल के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से वो पूरे देश के अंदर उसका वितरण होता है। और वितरण के बाद वो जो है, जिसको हम लोग पेट्रोल पंप बोलते हैं, वो पेट्रोल पंप जो है वो रिटेल आउटलेट जो होती है वहां पहुंचते हैं। और वहां पे जो जितने लोगों के पास वो पेट्रोल पंप होते हैं उनके एक कमीशन फिक्स होती है। उस कमीशन के अंतर्गत उनको भी जो क्या कमीशन दी जा रही है वो तय होता है। और ये सबको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद फिर सरकार के टैक्स आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो केंद्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी और तमाम राज्य सरकारों के अपने सेल टैक्स या वेट, इनको उसमें जोड़ा जाता है। तो ये सब जोड़ने के बाद जो कीमत निकल के आती है प्रति लीटर, उस हिसाब से उपभोक्ताओं को, मुझे और आप को, वो वहां से बेचने के लिए मिलता है या खरीदने के लिए मिलता है। जी, जो टैक्सेस अभी आपने बताए स्टेट के, सेंटर के, क्या इसके अलावा भी कोई टैक्सेस हैं जो लगते हैं, या यही टैक्सेस हैं? इनके अलावा सेस होती हैं, यानी तमाम केंद्र सरकार ने भी कुछ टैक्स के ऊपर भी सेस लगा रखा है। कई राज्य सरकारों ने भी अपने सेस लगा रखे हैं। जैसे कई राज्य सरकारों में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, जहाँ और कई जगह सेस के ऊपर भी सेस लगा हुआ है। तो हाँ, तो ऐसा भी कई जगह हैगा। तो मतलब जिसको आम भाषा में लोग टैक्स पे टैक्स बोलते हैं, तो मतलब एक केंद्र सरकार ने सेस लगा रखा है, उस पर लगा रखा है। और सबसे जो इसमें जो एक आप उसको मजेदार बात बोलें या हास्यास्पद बात बोलें, वो यह होती है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपना टैक्स लगाती हैं सरकार, केंद्र सरकार के टैक्स के बाद। जब पेट्रोल डीजल उसका रिफाइनिंग हो जाती है, पेट्रोल डीजल तैयार हो जाता है और वो ट्रक्स या रेल के माध्यम से रिफाइनरी से बाजार के लिए निकलता है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो केंद्र सरकार लगाती है। अब वो एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो कुल मिलाकर के अभी तक का जितना कीमत आई, जिसपे कच्चा तेल खरीदा गया, समुद्री जहाज चलाया गया, उसको रिफाइन करा गया, सब वो उसमें फिर एक्साइज जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब जो राज्य सरकार है वो अपना जो टैक्स है, जो जिसको प्रतिशत के हिसाब से लगता है, जिसको एड वैलोरम बोलते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी जब केंद्र की लग जाती है उसके बाद उस पर लगाते हैं अपना टैक्स। हाँ, तो कुल मिलाकर के उसी को टैक्स पे टैक्स कहा जाता है कि भाई जब केंद्र सरकार तो ऐसा नहीं करती है, तो राज्य सरकारें ऐसा क्यों करती हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, सभी यही करती हैं। तो अपना जो टैक्स लगाती हैं, पहले जो कीमत कितनी आई रिफाइनिंग तक, उसके बाद वो लगाते हैं कि भाई एक्साइज कितना आया, एक्साइज को जोड़ने के बाद जो कीमत निकल पे आती है प्रतिशत के हिसाब से, उस पे अपना टैक्स लगाती है। यानी कि कहना चाहिए ये टैक्सेस ही हैं जो पेट्रोल के दाम जो है आसमान पर लेकर के जा रहे हैं। अगर क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली में तेल सस्ता है, हरियाणा में महंगा है, उत्तर प्रदेश में महंगा है, एमपी में महंगा है, एमपी में बहुत महंगा है, महाराष्ट्र में, बम्बई में बहुत महंगा है। उसका कारण यह है कि तमाम राज्य सरकारें जो अपने टैक्स लगाती हैं उसकी दर अलग अलग है और वो प्रतिशत के हिसाब से लगाती हैं। जैसे प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जो है रिफाइनिंग तक की कॉस्ट जो है, जहां आपने रिफाइन करते हैं वहां पे जो कीमत मान लिया जो आती है वो 40 रुपए प्रति लीटर आई। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना एक्साइज लगा दिया। अब एक्साइज लगाने के बाद जो कीमत आती है उसके ऊपर तमाम राज्य सरकारें प्रतिशत के अनुसार से अपना टैक्स लगाती हैं। कोई 17%, कोई 27%, कोई 22%, कोई अलग अलग टैक्स लगते हैं, जिसी का कारण है कि तमाम देश के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल अलग अलग दामों पे बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो कुछ देर पहले बताया था प्रोसीजर की पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें आप कुछ और बताना चाहेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन जो रह गई हो? नहीं, इसमें देखिए एक चीज इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी ये रहती है कि एक कस्टम भी लगता है। जब हम तेल को आयात करते हैं तो समुद्री जहाज से जब वो आता है तो वहां पे कस्टम भी लगता है। तो वो हाँ नॉमिनल सा है, आजकल कस्टम को घटा रखा है काफी, लेकिन वो भी उस पे लगता है, चाहे वो कच्चा तेल आए उस पे, और कभी कभी आवश्यकता होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डीजल भी आयात करते हैं। कभी कभी हमारे पास डीजल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन होता है वो डीजल का होता है हमारे यहाँ, तो इसलिए डीजल भी कई दफे हमारे पास अपनी कमी पड़ जाती है, तब उसका आयात करते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, जिसको कस्टम बोलते हैं, जो बंदरगाह पे लगता है।
जी जी। अब ये तो हमने जान लिया कि आखिर पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैलकुलेट कैसे होते हैं। अब इस सवाल पर आना चाहूंगी कि आखिर ये रोज बदलते क्यों हैं? ये फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं? ये टाइम 6 बजे, ये 6 बजे ही क्यों है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब अब ये हुआ, जब एपीएम को डिसमेंटल किया गया, हटाया गया, तो फिर ये था कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जैसे होता है, जो विकसित देश जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन देशों के अंदर जो है वो बाजार कीमत तय करता है। और जो बाजार जो है वो पूरा जो तेल का बाजार है वो 24 घंटे काम करता है, वो सोता नहीं है। तो जैसे सबसे पहले वो बाजार जो खुलता है वो सिडनी में खुलता है, क्योंकि वहां सूरज पहले निकलता है। तो उसके बाद सिडनी के बाद जो है वो टोक्यो का बाजार खुल जाता है, उसके बाद हांगकांग का खुल जाता है, उसके बाद सिंगापुर खुलता है, सिंगापुर के बाद बम्बई खुल जाता है, बम्बई के बाद दुबई खुलता है, लंदन खुलता है, उसके बाद न्यूयॉर्क खुलता है, फिर वापस जो है वो सूरज के साथ साथ ये बाजार चलता है। तो इसलिए कई देशों के अंदर तो पेट्रोल डीजल की कीमत हर घंटे बदलती है। हाँ, हर घंटे बदल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बाजार तय करता है, जो बाजार इसकी डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल पे बाजार कीमत तय करता है कि क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसी कीमत ऊपर नीचे होती है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो सुबह 8 बजे कीमत कुछ होती है, और अगर 9:30 बजे आप पहुंचे तो कीमत कुछ और होती है, और शाम को 5 बजे कुछ और होती है। तो भारत में ये कहा गया कि भाई, भारत में कहा गया कि शायद ये थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो है वो थोड़ी सी कुछ लोगों को पढ़ने लिखने में भी परेशानी होती है, और दूर दराज के इलाकों में हो सकता है कंप्यूटर अवेलेबल ना हो या ये सूचना ना पहुंच पाए। इसलिए ये कहा गया नहीं, हम जो है 24 घंटे का औसत निकालेंगे, और जो रात को एक कीमत जो है, कुल मिला के हमारे यहाँ अगर आप देश में जाते हैं तो ज्यादातर पेट्रोल स्टेशन जिनको कहा जाता है वो 3 बड़ी कंपनियों के हैं, इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी हैं, जैसे आप कभी कई जगह रिलायंस के देखते हैं, कई जगह बीपी अर्थात ब्रिटिश पेट्रोलियम के देखते हैं, कई जगह नयारा एनर्जी जो एक रूसी कंपनी है उसके देखते हैं, और कई जगह और जाए तो असम ऑयल और ऐसी भी कुछ कंपनियों के देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये रात को 11:30 बजे के करीब ये इस पे फैसला करते हैं कि भाई कीमत जो है क्या तय की जाएगी। और उसके बाद जो है ये खासतौर से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जो दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं, उसके बाद ये और कंपनियों से भी थोड़ी बातचीत एक अनौपचारिक रूप से हो जाती है, और उसके बाद जो है ये तय कर लिया जाता है कि कल सुबह कीमत कितनी होगी। अच्छा, ये कोई मॉनिटर नहीं करता? ये कंपनियां ही करती हैं। ये कंपनियां ही मॉनिटर करती हैं। हालांकि आरोप ये लगाए जाते हैं, मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ गौर कीजिएगा, आरोप लगाए जाते हैं कि ये कहा जाता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां तय करती हैं, खासतौर से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन चूंकि ये सरकारी कंपनियां हैं तो इसके पीछे जो है वो जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के कुछ आला अधिकारी हैं वो जो है डिक्टेट करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। ये अब इसमें कितनी सच्चाई ये तो ईश्वर जाने, है ना, लेकिन ऐसा आरोप अक्सर लगाया जाता है, खासतौर से मीडिया में और खासतौर से विपक्ष के नेताओं के द्वारा, कि ठीक है आपने बाजार के हवाले कर दिया, डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है जो कीमतें हैं वो तो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे तय की जाती हैं। और यही कारण है, कई दफे हमने देखा है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो कीमतें 20-20 दिन, कभी कभी 1-1 महीना ना ऊपर होती ना नीचे होती, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो होती हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो कीमतें ऊपर नीचे होना बंद क्यों हो जाती है? जैसे तो हाल ही में अभी चल रहा है, देश के प्रमुख जो महानगर हैं उनकी तो इस तरह के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, और कुछ लोग इन आरोपों को बड़ी अहमियत देते हैं कि सही बात है, और कुछ लोग उनको खारिज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन एक बात हमको गौर तलब करना होगा, वो ये कि तेल जो है, तेल के बारे में ये कहा जाता है कि तेल 90% की राजनीति होती है। पूरे विश्व के अंदर जब से आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उठाइए और खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद से हमने देखा है कि जो तमाम युद्ध जो लड़े गए वो तेल के लिए लड़े गए, चाहे वो प्रथम गल्फ वॉर थी या सेकंड गल्फ वॉर थी, या आज भी यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। यूक्रेन के लोगों की दुख की चर्चा कम होती है, और यूक्रेन युद्ध के कारण तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गई, या गैस पर प्रतिबंध लग गया, या ये खबरें ज्यादा होती हैं। तो तेल के बारे में कहा जाता है कि वो 90% राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी होती है और घरेलू भी होती है। बिल्कुल जी।
तो अगर आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन जो आम जनता तक जानी चाहिए तो आप प्लीज बताएं सर। देखिए, एक आम जनता के पास ये जाना आवश्यक है कि जैसे मैंने कहा कि तेल को कहा जाता है एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, और अभी आने वाले बहुत जल्दी फ्यूचर में ये पॉलिटिकल कमोडिटी नहीं रहेगी। तेल जो है वो डीपॉलिटिसाइज हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। और दूसरी अहम की बात यह है कि आपके दर्शक पाठक बार बार पढ़ते होंगे कि अब बिजली का जमाना आ रहा है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की इतनी अहमियत नहीं रहेगी, आने वाले समय में तमाम सब बिजली से चलने वाला है। यहाँ पे एक बात की सबसे गौरतलब ये रहेगी कि पहली बात तो बिजली का निर्माण कैसे होता है। बिजली के निर्माण के लिए तो ईंधन चाहिए आपको। तो अगर जो है वो ईंधन कोयला हो सकता है, वो प्राकृतिक गैस हो सकती है ना, तो या ठीक है सूरज से भी ऊर्जा बनती है, जो इसको सोलर पावर बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऊर्जा बनती है, बिजली जो बनती है वो बनती है कोयले से या प्राकृतिक गैस से या डीजल से, उसका निर्माण होता है। तो अगर वो महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी तो बिजली की कार भी महंगी चलेगी। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी एकदम जल्दी में ऐसा है कि भाई पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी और बिजली की आएंगी। ग्रेजुअली आने वाले 20-25 साल में तो ऐसा होगा, लेकिन अभी ये कल परसों में होने वाला नहीं है। आने वाले 10 साल तक ऐसी कोई बड़ी चुनौती जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को नहीं है। लेकिन आज से 8 से 10 साल के बाद धीरे धीरे बिजली की गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अर्थशास्त्र बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, क्योंकि बिजली निर्माण के लिए जो ईंधन है वो उसकी रफ्तार या उसकी ऊपर चढ़ना नीचे जाना या उसका अर्थशास्त्र लगभग वही बरकरार रहेगा जो आज है। तो कुल मिलाकर के अभी हम पेट्रोल के लिए देते हैं, उस समय शायद हम बिजली के लिए दें। तो ये जरा थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एज आ रही है, हम उस युग में बड़ी जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल आने वाले 10 साल तक इसी का दबदबा रहेगा, और उसके बावजूद जो गाड़ियों का अर्थशास्त्र है बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजली की तरह बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.